आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह डर्सली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार चिड़ियाघर जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल को यह समझ में नहीं आया कि उसका क्या किया जाए, परंतु चलने से पहले वर्नन अंकल हैरी को एक तरफ ले गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अपने बड़े जामुनी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की, कोई भी, तो मैं तुम्हें उस अलमारी में क्रिसमस तक बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, कसम से। परंतु वर्नन अंकल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी नहीं करता था। समस्या यह थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब चीज़ें होती रहती थीं और डर्सली परिवार को यह बताने में कोई फ़ायदा नहीं होता था कि उसने यह चीज़ें क्यों नहीं की थीं। एक बार पेटूनिया आंटी यह देखते देखते तंग आ गई थी कि हैरी जब कटिंग करा कर लौटता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ ही ना हो। गुस्से में उन्होंने किचन से कैंची उठाई और हैरी के बालों को इतने छोटे काट दिए कि वह लगभग गंजा हो गया। उन्होंने सिर्फ सामने की लट छोड़ दी थी ताकि उसका भयानक निशान छुप जाए। डडली हैरी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस रात हैरी को यह सोचकर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वैसे भी वहाँ बच्चे उसके ढीले ढाले कपड़े और सेलो टेप लगे चश्मे को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके बाल उतने ही बड़े हो गए थे जितने पेटूनिया आंटी के काटने से पहले थे। इस बात के लिए उसे 1 सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सज़ा दी गई। हालांकि उसने यह समझाने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पेटूनिया आंटी ने डडली का पुराना और बुरा सा दिखने वाला स्वेटर पहनने की कोशिश कर रही थी जो भूरा था और उस पर नारंगी फुदने थे। उन्होंने उसके सिर में स्वेटर घुसाने की जितनी कोशिश की वह उतना ही छोटा होता चला गया और अंत में इतना छोटा हो गया कि किसी दस्ताने की तरह हाथ में घुस सकता था, परंतु हैरी के सिर में नहीं। पेटूनिया आंटी ने सोचा स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को बड़ी राहत मिली कि उसे इसकी सज़ा नहीं मिली। परंतु एक बार वह बहुत परेशानी में पड़ गया जब वह स्कूल के किचन की छत पर पहुंच गया था। डडली का गैंग हर दिन की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ खुद हैरी भी ये देखकर हैरान रह गया कि वो चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी की प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से में डर्सली परिवार को पत्र में लिखा कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ रहा था, पर उसने तो सिर्फ कोशिश की थी और उसने अपनी अलमारी के बंद दरवाजे के पीछे वर्नन अंकल को चिल्लाकर यह बात बताई थी कि वह किचन के बाहर खड़े रखे बड़े कूड़ेदानों में के पीछे छलांग लगा दे। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज़ हवा के झोंके ने उसकी छलांग के बीच में उसे ऊपर उठा दिया होगा, परंतु आज कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात थी। जब वह जगह स्कूल, उसकी अलमारी या पत्ता गोभी की बदबू से भरा मिसेस फिक का ड्राइंग रूम ना हो। गाड़ी चलाते समय वर्नन अंकल पेटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका प्रिय शौक था। ऑफिस के लोग, हैरी, म्यूनिसिपैलिटी, हैरी, बैंक और हैरी और उनके प्रिय विषय थे। आज सुबह का विषय था मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे निकल गई तो वह बोले, जवान आवारा लोग पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आया और उसने कहा वह उड़ रही थी। वर्नन अंकल ने आगे वाली कार में लगभग टक्कर मार दी। वे अपने सीट में पीछे मुड़े और हैरी को देखकर चिल्लाए और इस समय उनका चेहरा मूंछ वाले किसी बड़े चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती, डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती, हैरी ने कहा, यह तो बस एक सपना था। परंतु वह सोच रहा था काश उसने ये नहीं कहा होता। अगर डर्सली परिवार सवाल पूछने से पहले भी ज़्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज़ उस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए था, चाहे वह सपने में या कार्टून में ही क्यों ना हो रही हो। उन्हें लगता था कि इससे उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना शनिवार होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डर्सली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स को बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वे हैरी को जल्दी से वहां से हटा पाते इससे पहले ही वैन में मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्हें मन मारकर उसे एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी बुरी नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा था
और डडली से काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ला के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि डर्सली परिवार से थोड़ा दूर चले, ताकि डडली और पियर्स, जो लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे, कहीं उसे मारने का अपना प्रिय खेल शुरू न कर दें। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्तरां में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा, क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस पर वर्नन अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली आइसक्रीम खत्म करने की इजाज़त दे दी। हैरी ने बाद में सोचा, उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज़्यादा देर नहीं चल सकता। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए, जहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी। कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियाँ और सांप थे, जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल और चढ़ रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीले कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहाँ के सबसे बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया। वो वर्नन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर को 2 बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था, परंतु इस वक्त वह ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहा था। सच तो यह था कि वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक लगड़ाकर खड़ा रहा और सांप की चमकदार भूरी कुंडली को देखता रहा। इसे उठाओ, उसने अपने पिता से झल्लाते हुए कहा। वर्नन अंकल ने कांच पर ठक ठक की, परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वर्नन अंकल ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ठोका, परंतु सांप फिर भी सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया। उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं था कि बेचारा सांप बोरियत के मारे ही मर जाए। साथ में कोई नहीं सिवाय उन मूर्ख लोगों के जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते थे और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। यह तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा था, जहाँ एक लौती मेहमान पेटूनिया आंटी होती थी, जो उसे जगाने के लिए दरवाज़ा भड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने को तो मिल जाता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आँख खोली। सांप ने बहुत धीरे अपना सिर उठाया, जब तक कि उसकी आँख हैरी की आँख की ऊंचाई तक नहीं आ गई। उसने आँख मारी। हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा कि कहीं देख तो नहीं रहा। कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलटकर देखा और उसने भी आंख मार दी। सांप ने वर्नन अंकल और डडली की तरफ सिर को झटका दिया और अपनी आंखें छत की तरफ उठाईं। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो कह रहा हो, मेरे साथ पूरा समय यही होता है, मैं जानता हूँ। हैरी ने कांच के पास से बुदबुदाया। हालांकि उसे विश्वास था कि कांच उसकी आवाज़ को सुन सकता था। इससे सचमुच बहुत छूटती होगी। सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे से साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने इसे पढ़ा, बोआ कंस्ट्रक्टर, ब्राज़ील। क्या वहाँ पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बार फिर उसी साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, ये सांप चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम ब्राज़ील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे कान फोड़ू आवाज़ आई, जिसे सुनकर वे दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डडली, आइए और इस सांप को देखिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों में घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया। ये कैसे हुआ? एक पल पहले तक पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिके खड़े थे और दूसरे ही पल वे दहशत में चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हाँफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेजी से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन में लोग चीख रहे थे और बाहर के दरवाजे की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेजी से फुसकारता हुआ गया तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुफकारते हुए कहा था, ब्राज़ील, मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया दोस्त। नाग भवन का पहरेदार सदमे में था, परंतु कांच, वह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया?
चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पेटूनिया आंटी को एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वो लगातार उनसे माफ़ी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी देख सकता था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते समय सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में पटकी थी। परंतु जब वे वर्नर अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उनके पैरों को में लगभग काट ही लिया था, और पियर्स कसम खा रहा था कि सांप ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वो थी जो पियर्स ने कही। जब पियर्स इतना शांत हो गया कि कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा था, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? वर्नर अंकल ने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि पियर्स उनके घर से चला नहीं गया, और उसके बाद वे हैरी पर जमकर बरसे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वे सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी, वहीं रहो, तुम्हें कोई खाना नहीं। इतना कहने के बाद वे कुर्सी पर गिर पड़े और पेटूनिया आंटी को भागकर उनके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैग लाना पड़ा।